हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम इनसाइट। आज हम देखेंगे 21 फरवरी 2025 के द हिंदू में आए हुए सभी आर्टिकल और एडिटोरियल जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही में हर एक टॉपिक के पॉइंट वाइज नोट्स। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के द हिंदू की न्यूज़पेपर में कुल 5 आर्टिकल और एडिटोरियल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि आया हुआ है लोकपाल ऑर्डर। इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है एससी स्टेट्स लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर ओवर जजेस, और ये रिलेटेड है पॉलिटिक्स से। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। यह मामला इस पर है कि लोकपाल को क्यों बैठे हुए हाईकोर्ट के जजों की जांच करने का अधिकार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस अधिकार पर रोक लगा दी और इसे बहुत चिंताजनक कहा है। बैकग्राउंड ऑफ द इशू। लोकपाल ने क्या किया। 27 जनवरी 2024 को लोकपाल ने एक आदेश जारी किया कि उसे बैठे हुए हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। यह आदेश अज्ञात हाईकोर्ट जज के खिलाफ दर्ज एक शिकायत के आधार पर दिया गया था। यह विवादास्पद क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है, न कि सरकारी अधिकारियों की तरह। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को सार्वजनिक सेवकों तक सीमित करता है, लेकिन इसमें हाईकोर्ट के जजों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर लोकपाल बैठे हुए जजों की जांच करेगा तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। व्हाट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट डन। त्वरित कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी, यानी लोकपाल अब हाईकोर्ट के जज के खिलाफ जांच आगे नहीं बढ़ा सकता। न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे बहुत चिंताजनक बताया। कानूनी तर्क। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सरकार की ओर से पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विचार का समर्थन किया और कहा कि हाईकोर्ट के जज लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लोकपाल को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे 18 मार्च 2024 तक जवाब मांगा है। गोपनीयता की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जिस जज के खिलाफ शिकायत है उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है, भले ही किसी जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। वाई डज दिस मैटर। संविधान के शक्तियों के बंटवारे पर सवाल। क्या लोकपाल जजों की जांच करने का अधिकार मिलना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही। अगर लोकपाल को यह अधिकार मिल गया तो क्या इससे न्यायपालिका पर बाहरी दबाव बढ़ेगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का तरीका स्पष्ट होना जरूरी है। जजों की जवाबदेही कैसे तय हो, इस पर स्पष्ट कानूनी नियमों की ज़रूरत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई मार्च 2024 में होगी, जब सरकार और लोकपाल अपना जवाब पेश करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि रिलेटेड है सिक्योरिटी से। और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है डिफेंस मिनिस्ट्री साइन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹1917 करोड़ फॉर रेडियोज फॉलक्लिफ्ट ट्रक्स। व्हाट इज़ द मैटर। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 1917.47 करोड़ के 2 बड़े समझौते किए हैं। ये समझौते सॉफ्टवेयर डिफेंस रेडियो और रफ टेरेन फॉर्क लिफ्ट ट्रक की खरीद के लिए किए गए। यह कदम संचार प्रणाली को आधुनिक बनाने और रक्षा लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। साथ ही यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की दिशा में एक
और बड़ा कदम है। व्हाट एग्जैक्टली हैपन, तो रक्षा मंत्रालय ने 1220.12 करोड़ का अनुबंध BEL के साथ किया। क्या खरीदा गया? 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस। कौन इस्तेमाल करेगा? तो भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका उद्देश्य यह एडवांस सिक्योर और तेज संचार प्रणाली है जिससे तटरक्षक बल भारतीय नौसेना और अन्य रक्षा इकाइयों से बेहतर तरीके से संपर्क कर सकेगा। यह पुरानी संचार प्रणालियों की जगह लेगा और नई तकनीक से वास्तविक समय में तालमेल और निगरानी को बेहतर बनाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 697.35 करोड़ के अनुबंध ACE लिमिटेड और JCB इंडिया लिमिटेड के साथ किए। क्या खरीदा गया? 1868 रफ टेरेन फॉर्कलिफ्ट ट्रक। कौन इसका उपयोग करेगा? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी। इसका उद्देश्य ये ट्रक कठिन और उबड़-खाबड़ रास्तों में भारी सामान उठाने और ले जाने के लिए बनाए गए हैं। इनमें सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर गोला बारूद आपूर्ति और उपकरणों के प्रबंध में उपयोग किया जाएगा। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी, SDR से सुरक्षित संचार बेहतर होगा और RTFLT से लॉजिस्टिक सिस्टम मजबूत होगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा। ये समझौते 22 श्रेणी के तहत किए गए हैं जिससे भारतीय कंपनियों को रक्षा उपकरण बनाने और आपूर्ति करने का मौका मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत को मजबूती। इस पहल से विदेशी रक्षा आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी और देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। फाइनल टेकअवे, यह कदम भारतीय सेना की संचार और लॉजिस्टिक क्षमताओं को मजबूत करेगा। इससे बेहतर संचार, कुशल आपूर्ति प्रबंधन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आया हुआ है IB मिनिस्टर वार्निंग टू OTT प्लेटफॉर्म्स। और ये इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है IB मिनिस्टर वार्न्स OTT अगेंस्ट ऑब्ससीन कंटेंट। तो व्हाट इज दिस मैटर? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी OTT प्लेटफॉर्म को अश्लील, भद्दे और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी जनता, सांसदों और कानूनी निकायों की शिकायतों के बाद आई है जिनमें यह कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुचित कंटेंट दिखाया जा रहा है। व्हाट एग्जैक्टली हैपन? तो सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी। 19 फरवरी 2025 को INB मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की जिससे सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करने और अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने से बचने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि अगर OTT प्लेटफॉर्म ने अपने कंटेंट को नियंत्रित नहीं किया तो सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। विवाद की वजह, एक यूट्यूबर का मामला। यह एडवाइजरी तब जारी की गई जब यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने कॉमेडी शो में अश्लील टिप्पणी की। उनकी टिप्पणियों पर पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और संसद में OTT कंटेंट रेगुलेशन को लेकर बहस छिड़ गई। OTT प्लेटफॉर्म को IT नियम 2021 का पालन करना होगा। मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म को IT नियम 2021 का पालन करने की याद दिलाई। इन नियमों के तहत OTT प्लेटफॉर्म को शिकायतों के समाधान के लिए 3 स्तरीय प्रणाली रखनी होगी जिससे आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायतों को ठीक से निपटाया जा सके। कंटेंट रेगुलेशन के लिए कानूनी ढांचा। सरकार ने 1986 के अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम और 2000 के IT अधिनियम का हवाला दिया जो अश्लील सामग्री के प्रसार पर रोक लगाते हैं। अगर कोई प्लेटफॉर्म इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे कानूनी कार्यवाही या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? कंटेंट पर नियंत्रण। सरकार डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने और अश्लीलता को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। स्वतंत्रता बनाम सेंसरशिप। कई कंटेंट क्रिएटर्स को डर है कि यह सेंसरशिप रचनात्मक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। संभावित कानूनी कार्रवाई। अगर OTT प्लेटफॉर्म ने नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है या कानूनी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। फाइनल टेकअवे। सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को कड़ी चेतावनी दी है कि वे भद्दा और अश्लील कंटेंट न दिखाए। हालांकि यह कदम सार्वजनिक शालीनता की रक्षा के लिए उठाया गया है, लेकिन इससे डिजिटल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप को लेकर बहस भी तेज हो सकती है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है द साइलेंट विक्टिम ऑफ कैंसर। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मैटर? कैंसर के मरीजों के बच्चे अक्सर खामोश पीड़ित होते हैं। जब किसी माता पिता को कैंसर हो जाता है तो उनके बच्चों को भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर ध्यान मरीज पर दिया जाता है, लेकिन बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वे चिंता, तनाव, आर्थिक अस्थिरता और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव जैसी परेशानियों से जूझते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स और रिसर्च बताती है कि कैंसर मरीजों के बच्चों को लंबे समय तक मानसिक और सामाजिक असर झेलना पड़ता है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। विशेषज्ञ अब इनके लिए मानसिक और भावनात्मक सहयोग की मांग कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपन? नई रिसर्च से बच्चों पर पड़ने वाले असर का खुलासा। हाल ही में हुई स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन बच्चों के माता पिता को कैंसर होता है वे तनाव, भावनात्मक आघात और व्यवहारिक समस्याओं से गुजरते हैं। कई बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता नहीं मिलती, जिससे उनकी मानसिक सेहत, पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। मानसिक और भावनात्मक चुनौतियाँ। डर और चिंता। बच्चों को अपने माता पिता को खोने का डर सताता है। कुछ बच्चे डिप्रेशन या PTSD के शिकार हो सकते हैं। गिल्ट और भ्रम। छोटे बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि उनकी किसी गलती की वजह से उनके माता पिता बीमार हुए। आर्थिक और सामाजिक संघर्ष। पैसों की तंगी। कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, जिससे परिवार की बचत खत्म हो सकती है। कुछ परिवारों को भोजन और रहने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा पर असर। कई बच्चे स्कूल छोड़ने या पढ़ाई में पीछे रहने लगते हैं क्योंकि घर में आर्थिक संकट होता है। विशेषज्ञों की मांग। बच्चों के लिए सहायता प्रणाली। मनोवैज्ञानिक और वित्तीय सहायता। मनोवैज्ञानिक और बाल कल्याण विशेषज्ञ चाहते हैं कि सरकार और NGOs कैंसर पीड़ित परिवारों को काउंसलिंग और आर्थिक मदद दे। स्कूल और अस्पतालों की जिम्मेदारी। स्कूल और अस्पताल को ऐसे बच्चों की पहचान करके उन्हें विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? अनदेखा आघात। कैंसर से पीड़ित मरीजों के बच्चे अप्रत्यक्ष पीड़ित होते हैं और उनके लिए समर्थन प्रणाली नहीं होती। लंबे समय का प्रभाव। अगर समय रहते इन्हें मदद नहीं मिली तो भविष्य में मानसिक समस्याओं और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जागरूकता की ज़रूरत। परिवार और स्कूलों और सरकार को मिलकर इन बच्चों की भावनात्मक और आर्थिक सहायता करनी चाहिए। फाइनल टेकअवे। कैंसर मरीजों के बच्चे अक्सर खामोश पीड़ित होते हैं। विशेषज्ञ अब इन बच्चों के लिए मानसिक, सामाजिक और आर्थिक मदद की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। जरूरी है कि परिवार, स्कूल, सरकार और समाज मिलकर इन बच्चों की तकलीफ़ें कम करने के लिए कदम उठाएं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आया हुआ है लोकपाल। तो जिसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है लोकपाल ऑर्डर प्रॉब्लम इन 24 केसेस इन 5 years, गिव प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इन 6। और ये रिलेटेड है पॉलिटिक्स से। तो देखते हैं क्या मामला है। भारत के भ्रष्टाचार विरोधी संगठन लोकपाल ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 24 मामलों की जांच के आदेश दिए हैं
और सिर्फ 6 मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। यह स्थिति लोकपाल की धीमी कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है, क्योंकि इसे सरकार अधिकारियों और नेताओं में भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाया गया था। रिपोर्ट बताती है कि कई शिकायतें तकनीकी कारणों से खारिज कर दी गई, जैसे गलत प्लेटफॉर्म में होने या लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में न आना। इसके अलावा महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, जिससे मामलों की जांच में और देरी हो रही है। क्या हुआ लिखते लोकपाल की रिपोर्ट में खुलासा। 5 साल में 24 मामलों की जांच शुरू हुई। इनमें से सिर्फ 6 मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। उठे बड़े सवाल। धीमी जांच। इतने कम मामलों पर कार्रवाई से सवाल उठता है कि लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी सक्रियता से काम कर रहा है। शिकायतों का खारिज होना। कई शिकायतें गलत प्लेटफॉर्म या अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज कर दी गई। महत्वपूर्ण पद खाली। डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जैसे पद खाली पड़े हैं, जिससे जांच धीमी हो रही है। अन्य एजेंसियों पर निर्भरता। लोकपाल खुद जांच करने के बजाय सीबीआई और सीवीसी जैसी एजेंसियों पर निर्भर है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? लोकपाल 2019 में एक स्वतंत्र भ्रष्टाचारी विरोधी संस्था के रूप में बनाया गया था, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल दिख रहा है। बहुत कम मामलों में कार्रवाई होने से जनता का लोकपाल पर भरोसा कम हो रहा है। निष्कर्ष कंक्लूजन। लोकपाल को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कम मामलों की जांच, देरी और खाली पद और तकनीकी दिक्कतों के कारण यह अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। अगर लोकपाल को प्रभावी बनना है तो जांच प्रक्रिया में सुधार, खाली पदों की भर्ती और स्वायत्त रूप से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।